हेलो स्टूडेंट्स, हमने केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 18 के अंदर लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। और वो क्वेश्चन क्या था या आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने लिख भी रखा है, मैंने लिखवा दिया था। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 5% व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 300 to 310 Kelvin while equilibrium constant increases by 2% for the same temperature change. Calculate activation energy for forward and backward reaction। ये आप लोगों के पास मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा था। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ क्या है। मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप्चुलेशन करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। मैंने ये चीज़ बताई आपको, डेल्टा एच जो होता है ना, वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये चीज़ें याद है आपको, करवा दी थी मैंने। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर आपको एक फॉर्मूला दिया, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। और मैंने इस इक्वेशन के लिए ये कहा था कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये आप लोगों को सदा इररिवर्सिबल और फॉरवर्ड माननी है। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो ये है, चाहे इस सवाल में दे रखी हो ना दे रखी हो, हमें सदा इसको इररिवर्सिबल फॉरवर्ड माननी है। और दूसरा फॉर्मूला मैंने ये कहा कि अगर रिवर्सिबल के लिए अगर आप ये चीज़ निकालोगे तो log K इक्विलिब्रियम 2 अपॉन K इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी की जगह मुझे डेल्टा एच लिखना होगा 2.303 R, और यहाँ पे लिखा मैंने T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस तरीके से मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूलाज पहले सिखा दिया था। ये किसके लिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए होता है, इररिवर्सिबल और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है ना। अब मैं सवाल पे आता हूँ कि सवाल में क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ अगर आपको याद है तो मैं सवाल में यहाँ पे आता हूँ। ये चीज़ें तो मेरे पास ये वाला तो यूँ का यूँ ही याद रखना है। अब सुनो क्या कहा इसने कि अगर आपके पास K1 जो है ना 100 मान लेता हूँ तो K2 कितना होगा, 5% इंक्रीज हो गया। ये लिखा है कि द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट K होता है इज इंक्रीजेज बाई 5%। बिल्कुल लिख दिया। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम कितना T1 302 और T2 क्या हो गया 310 केल्विन टेम्परेचर। एक इक्वेशन होगी मेरे पास। क्या इस इक्वेशन को मैं पुट करूं, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे log क्या लिखूंगा K2 की जगह क्या लिखूं 105 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूं एक्टिवेशन एनर्जी, ये मुझे पता है सदा फॉरवर्ड ही होती है 2.303। आर की वैल्यू मैंने केल्विन में आप लोगों को लिखवा रखी है, तो मैं केल्विन में दे देता हूं क्योंकि आंसर मेरा केल्विन में आ जाएगा। तो 2 है, थोड़ा सा क्या है इसमें सिंप्लिसिटी हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया। नहीं तो हम आर की वैल्यू दूसरी जो 8.314 वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने T2 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 310 इंटू 300। इससे मैंने क्या कर दिया है, एक इक्वेशन बना दी है। मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ से ये चीज़ निकाल सकता हूँ। गुणा भाग बेटा आप लोगों को ही करना पड़ेगा। इसको गुणा भाग करके आप क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। एक आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन में पूछा है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड निकालो और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड निकालो। तो देखो मेरे पास एक आंसर हो गया, यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया, ये आप यहाँ पे कर दोगे। मैं डेल्टा एच और निकाल के दे देता हूँ आपको, तो क्या आप एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड निकाल दोगे। तो ये डेल्टा एच के लिए मुझे रिवर्सिबल रिएक्शन का पता होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, वही दिया हुआ है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2% बढ़ा देते हैं तो मेरा होगा फॉर्मूला वही लग जाएगा बेटा, log K इक्विलिब्रियम 102 K इक्विलिब्रियम 2 मीन्स नहीं 1 मीन्स 100 इज इक्वल टू एक्टिवेशन की जगह क्या लिखूंगा डेल्टा एच 2.303 इंटू 2 और यहाँ पे लिखा 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 310 इंटू
300, इसको सोल्व करके क्या बेटा मैं H निकाल दूंगा। देखो यहाँ से मैंने एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड निकाला, यहाँ से मैंने एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डेल्टा H निकाला। क्या मेरे पास इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी? क्या मैं वैल्यू को यहाँ पे दोनों जगह पुट कर दूंगा? क्या मैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड निकाल दूंगा? बिल्कुल। ये आपको करना है, ये यहाँ से निकाल दोगे, ये यहाँ से निकाल दोगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करके आप एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड निकालोगे। और ये सवाल मैंने आप लोगों को दिया था, इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे। देखो कर लिया होगा साइज नोट आपने। देखो बेटा मैंने कहा था कि आप लोगों को हर तरह की प्रॉब्लम जो है मैंने इसमें बता दी है। बाकी आप देख लेना अपनी किताब में, जिस तरीके की प्रॉब्लम है आप कर लेना। और जो मेरा फोर्थ जो ये इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट होता है, क्योंकि मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैं पूरी यूनिट को पढ़ा करके लेकर के आया हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में। तो ये आज मेरा नेक्स्ट क्या है, लास्ट ही लगा लो, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो लिखा मैंने यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब देखो जो कैटालिस्ट होता है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन को आल्टर करता है, चेंज करता है, मतलब घटाता भी है और बढ़ाता भी है। और एंजाइम का भी यही काम होता है। एंजाइम क्या होता है? एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। और कैटालिस्ट अगर हमारी बॉडी में अगर एंजाइम नहीं होते तो एक सिंगल मील को डाइजेस्ट होने में 50 साल लग जाते हैं। इसका मतलब जो कैटालिस्ट है, एंजाइम है, उसका एक अहम रोल होता है। और इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से क्या करता है, ये कम करता है, ज़्यादा करता है, आल्टर करता है, चेंज करता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसके आगे आप सबसे पहले लिखो द सब्सटेंस, नोट करो, द सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, which change the rate of chemical reaction is known as catalyst, is known as catalyst. And the phenomenon of changing rate, the phenomenon of changing rate of reaction by the use of catalyst, by the use of catalyst is known as catalysis, is known as catalysis. रिएक्शन दो तरीके से होती है, एक विदाउट कैटालिस्ट और एक विद कैटालिस्ट। जो विद कैटालिस्ट होती है ना, उसको कैटालिसिस बोला जाता है। ठीक है ना, एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखो, पॉजिटिव कैटालिसिस इंक्रीजेज, positive catalysis increases rate while negative catalysis decrease the rate, negative catalysis decreases the rate। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर मैं KClO3 को क्या कर देता हूँ, डीकम्पोज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, KCl+O2। ठीक है ना, ये क्या बना, KCl+O2 बना। और इसको हीट करने से, ठीक है ना, इसको क्या करने से, हीट। अगर विदाउट कैटालिस्ट, अगर मैं KClO3 को और यहाँ पे हीट करता हूँ, और यहाँ पे भी क्या बनता है, KCl+O2, ये गैस है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी कैटालिस्ट डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एक कैटालिस्ट डाला, क्या डाला, एक कैटालिस्ट, तो ये जो रिएक्शन है ना, इससे इसका रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन को
अगर किसी भी रिएक्शन की में अगर हम कैटालिस्ट डाल देते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये जो है ना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को क्या है, एक और रिएक्शन देता हूँ, एक रिएक्शन और लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो एक रिएक्शन और ये लिखा मैंने, 2K1O4, 2 ये साथ के साथ आप नोट भी कर लो, 2K1O4 प्लस 5H2C2O4, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, प्लस 3H2SO4, ये मैंने बैलेंस इक्वेशन साथ के साथ लिख दी। H2SO4 गिव्स, यहाँ पे लिखा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। नहीं दिख रहा है तो लिख लेना, क्या लिखा है मैंने, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस 8H2O। तो यहाँ पे 8H2O कर लो और MnSO4 के सामने 2 लगा लो। ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, आपने ऐसे रिएक्शन करी भी होंगी, 11th के प्रैक्टिकल में भी की होगी, 12th में भी अगर स्टार्ट हो गई होंगी तो 12th में भी करी होंगी। K1O4 जो होता है ना, ये वॉयलेट कलर का होता है और ये ऑक्जेलिक एसिड की हमने टाइट्रेशन करी होगी। ऑक्जेलिक एसिड के अंदर हम क्या डाल देते हैं, एक टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 के डालते हैं, तो जो K1O4 जो है ना, उसके कलर को ये क्या करता रहता है, डिसअपियर करता है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जो रेट होता है ना डिसअपियर होने का, वो फास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये MnSO4 है ना, ये एक खुद प्रोडक्ट में है, लेकिन ये बाद में कैटालिस्ट का काम करने लग जाता है। इस तरह के कैटालिस्ट को क्या बोल देते हैं, ऑटो कैटालिसिस। ये रिएक्शन का नाम क्या है, ऑटो कैटालिसिस हुआ कि ये जो रिएक्शन है ना, इसके अंदर अपने आप को ही प्रोडक्ट के अंदर कैटालिस्ट उत्पन्न होता है और वही क्या इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर लेता है, फास्ट कर लेता है। तो इसके अंदर आप अगर लिखना भी चाहते हो तो ये लिख दो, द डिसअपियर ऑफ वॉयलेट कलर ऑफ K1O4, द डिसअपियर ऑफ वॉयलेट कलर ऑफ K1O4 फास्ट आफ्टर सम टाइम, फास्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद अपने आप इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखो पॉइंट ऑफ कैटालिसिस, क्या लिखोगे, अलग से हेडिंग बना लो, ठीक है ना। अलग से मैं कुछ पॉइंट लिखवाना चाहता हूं, ये लिखवा मैंने, पॉइंट ऑफ कैटालिसिस, ठीक है ना। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को लिखवाता रहूंगा और साथ के साथ आप लोगों को समझाता भी रहूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, ये कैटालिसिस के बारे में, कैटालिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से ये लगाओ, जनरल से पॉइंट्स हैं, लिख लो। सबसे पहला लिखो, कैटालिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट नेवर कंज्यूम द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के दौरान कैटालिस्ट जो होता है ना, वो कभी भी क्या नहीं होता है, उसके रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता है। क्या करता है, किसी रिएक्शन में अगर एक जगह रिएक्शन के अंदर मिक्सअप भी हो रहा है, रिएक्टेंट की तरह से काम भी कर रहा है, तो वहाँ पे दूसरी साइड में प्रोडक्ट के साथ निकल जाता है, ये कभी भी उसके अंदर कंज्यूम नहीं होता। दूसरा पॉइंट लिखो, इट नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन, इट नेवर इनिशिएट एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को कभी इनिशिएट नहीं करता है, स्टार्ट करने का काम नहीं करता है। ये या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा। तीसरा पॉइंट लिखो, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कभी भी एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कभी भी चेंज नहीं करता है। लिख लिया, लिखवाया मैंने। थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड, कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट। कैटालिस्ट है ना, बहुत कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है। और आपको भी पता है कि जब दूध से दही बनाते हैं ना, उसके अंदर जो लस्सी डालते हैं, दही डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, वो एंजाइम होता है। इसी तरीके से जो कैटालिस्ट होता है ना, उसकी भी स्मॉल अमाउंट में ही हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगला पॉइंट लिखो, कैटालिस्ट ऑल्सो डज नॉट चेंज, कैटालिस्ट ऑल्सो डज नॉट चेंज thermodynamic behavior of any chemical reaction, ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा एच, मतलब डेल्टा एच रिएक्शन की कभी भी चेंज नहीं करता है। कौन? कैटालिस्ट। अगला पॉइंट लिखो, कैटालिस्ट प्रोवाइड and alternative path, provide and alternative path to the reaction in which threshold energy is changed, in which threshold energy is changed, due to which एक्टिवेशन एनर्जी, ई लिख लेना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्सो चेंजेज एंड ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेज, एंड ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेज। मेरी बात सुन लो, क्या चीज़ें मैंने 6 पॉइंट के अंदर बताई है, सुनो। ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ कि ये मेरे पास कोई, मैंने बताया यहाँ पे ये एनर्जी होती है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्टेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो मेरे पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और मैंने कहा था कि ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है इसकी। अब भाई कोई भी रिएक्टेंट जब यहाँ तक एनर्जी ले लेगा ना, तब जाकर के प्रोडक्ट में बदलेगा। ये बातें हमने कर ली। और जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी लेता है, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। ये चीज़ें हमने सीख ली थी। तो इस पॉइंट में क्या बताया है कि जो कैटालिस्ट है ना, वो इस रिएक्शन को एक ऐसा पाथ देता है कि जिसके अंदर इसके रेट चेंज हो। ये भी मैंने बताया आप लोगों को कि अगर इस तरीके से होता है, एक ये है मेरे पास और एक ये है, दोनों में अगर कोई पूछ ले कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी फास्ट, इसके रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। ध्यान रखना है कि जिसका जितना हाइट का क्या होगा, एनर्जी बैरियर, आपको ध्यान रखना है। एक जनरल सी बात है कि जितनी मुझे एक पहाड़ी क्रॉस करके जानी है ना, उतना ही मैं अपने गंतव्य स्थान पे लेट पहुंचूंगा। इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है ना लेट होगा, लेट बनेगा। इसका मतलब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी फास्ट और इसकी क्या होगी, स्लो होगी। तो जो कैटालिस्ट होता है ना, वो क्या करेगा, मतलब इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेंज करेगा या फिर इस एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा। जैसे इसी में आप लोगों को मैं एक बात बताने लग रहा हूँ कि सपोज करो ये मेरे पास इस तरीके से, ये हकीकत में जो है ना वो इस तरीके से है, ये है लगा लो, ठीक है ना। और अब उसने क्या किया, कैटालिस्ट ने क्या किया है, अब इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दिया है। ये है ना, ये है विद कैटालिस्ट, आप नोट करते रहना। ये विद कैटालिस्ट क्या है मेरा, ये क्या है, विदाउट कैटालिस्ट। इसमें कोई कैटालिस्ट नहीं है, विदाउट कैटालिस्ट। अब सुनो, अगर मैं देखूं कैटालिस्ट लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हुआ या फास्ट हुआ, स्लो हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हुई और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ,
डिक्रीज हुआ, स्लो हुआ। और यहाँ पर जो कैटालिस्ट लगा हुआ है वो मेरा, अगर ये ग्राफ देखा जाए तो मेरा नेगेटिव कैटालिसिस है। ये रिएक्शन जो है ना मेरी नेगेटिव कैटालिसिस की रिएक्शन है। अगर मुझे कोई ऐसा कैटलिस्ट लगाना हो जो क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करे, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैसे, कि जैसे देखो कि ये तो मेरे पास क्या है, ये है, और ये जो है ना ये मेरा विद कैटालिस्ट है। ये मेरा क्या है, यहाँ पे लिखा मैंने विद कैटालिस्ट। विद कैटालिस्ट अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मेरी क्या हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई, इंक्रीज। और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कैटालिसिस। मेरा कहने का मतलब है कि कैटालिस्ट एक वो पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू रिएक्शन होती है। तो कैटालिस्ट या तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। अगर किसी रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई आप एक लकड़ी लेते हो और एक कागज़ लेते हो, तो आपने तिल्ली लगाई कागज़ के, लगाते ही थोड़ी देर में जलने लग जाता है। लकड़ी ली, उसके आपने तिल्ली लगाई, वो कुछ समय के बाद जलने लगती। ऐसा क्यों? तो आप कह सकते हो कि जो कागज़ है ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, मतलब उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कम है। अगर उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू ये है और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है तो इतनी सी एनर्जी लेने के बाद ही प्रोडक्ट में बन जाएगा। अगर किसी, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, सपोज करो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये रिएक्टेंट है, तो इतनी सी एनर्जी लेते ही प्रोडक्ट में बन जाएगा। लकड़ी की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू लकड़ी की सपोज करो ये है, तो यहाँ तक जाना पड़ेगा तब जाकर के प्रोडक्ट में बदलेगा। इसका मतलब एक की तो एक्टिवेशन एनर्जी कागज़ की तो ये है और एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, सपोज करो लकड़ी की ये है। तो आप क्या आंसर लिखोगे कि भाई कागज़ जो है ना जल्दी आंच क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो एनर्जी देते हैं ना, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचने के लिए चाहिए, वो कम ही लेता है। इसका मतलब जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है ना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना या एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा करना। कम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, ज़्यादा करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या करो, लिखो वेरिएशन ऑफ के। अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक लिखो वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट के लिख लेना आप, रेट कांस्टेंट क्या लिखने की जरूरत है, लिखो वेरिएशन ऑफ के ऑन एडिशन कैटालिस्ट। आप लिखोगे वेरिएशन ऑफ के ऑन एडिशन कैटालिस्ट। और देखो ये चीज़ मैं आपको अलग से इसका टॉपिक बताने लग रहा हूँ। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर कैटालिस्ट की अगर बात हो तो आपको डायरेक्ट ही इसी वाला फॉर्मूला लगा लेना है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक फॉर्मूला ही बना रहा हूँ कि जब भी कोई कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये आपको डायरेक्ट ही मैं बताने लग रहा हूँ। तो मुझे पता है कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K = A e⁻ EA/RT। ये हमारी पास क्या थी, आर्हेनियस इक्वेशन है। अब मैं लिख रहा हूँ विदाउट कैटालिस्ट। दोनों चीज़ें देखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा मैंने विदाउट कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट नहीं है तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को E लिखूंगा और रेट कांस्टेंट को क्या लिखूंगा, K लिखूंगा। क्लियर है बात। दूसरी बात, अगर कैटालिस्ट नहीं है, और एक चीज़ और कर देता हूँ मैं, एक तो विद कैटालिस्ट और एक विदाउट कैटालिस्ट, दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। तो मुझे के को मैंने के माना, ई को मैंने ई मान लिया। ठीक है ना। इधर लिख रहा हूँ मैं विद, ये तो क्या थी हमारी विदाउट कैटालिस्ट। एक लिख देता हूँ विद कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट है तो हम क्या लिखेंगे उसको, कुछ नहीं, के को तो मैं के डैश मान लेता हूँ और ई ए को मैं क्या मान लेता हूँ, ई ए डैश मान लेता हूँ। तो इसका मतलब है अगर आपने कैटालिस्ट लिया तो
तो मेरा जो ई ए जो 1 है ना वो कम हो गया किससे, ई ए से, ताकि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज। सिंपल सी बात है, यही तो मैंने सिखाने की कोशिश करी है कि जब मैं कोई कैटालिस्ट लेता हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने क्या ले लिया, EA1, और के को क्या ले लिया मैंने, के डैश। समझ गए। और के डैश भी क्या रहेगा, अगर देखा जाए तो जो के डैश है ना ये मेरा ज़्यादा रहेगा किससे, के से। इसका मतलब भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से मैं आर्हेनियस इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, बोलो, ए ई की पावर माइनस ई ए डैश अपॉन क्या लिखूं, आर टी। ये मैंने क्या कर दिया है, ये इसके आधार पे मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी है। पहले एक विद कैटालिस्ट और एक क्या लिखा मैंने, विदाउट कैटालिस्ट। दोनों को आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करना था, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। और ई ए की जगह ई ए डैश ले लेंगे, उसमें क्या कर लेंगे, और तो उसको पहले इस वाले को तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। जो सेकंड है ना उसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ। सेकंड मेरा ये है, फर्स्ट के वाला है, तो बोलो देखो क्या होगा यहाँ पे, K1 अपॉन के। यूँ का यूँ था दोनों को। अगर देखो इसको ऊपर रखूंगा, यहाँ पे जो लिखा था उसको मैं डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, यहाँ पे ए ई की पावर माइनस ई ए 1 अपॉन आर टी डिवाइडेड बाई ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही तो हुआ। और ए से ए कट गया तो यहाँ पे मेरे पास के डैश अपॉन के इज इक्वल टू, और ई की पावर, देखो ये जो पावर जो ई की होती है जो ऊपर चला जाता है ना तो ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ई ए अपॉन आर टी, और इसका हो जाएगा माइनस यूँ का यूँ, ई ए डैश अपॉन क्या कर दोगे, आर टी। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ तो लॉग के डैश अपॉन के इज इक्वल टू, ई मेरा खत्म हो जाता है अगर ये वाला लॉग लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर दोनों के अंदर ऊपर तो लिख देता हूँ मैं ई ए, माइनस लिखता हूँ ई ए 1, और नीचे क्या लिख देता हूँ, आर टी। ये बेटा मैंने एक स्पेशल क्या बना दिया है, फॉर्मूला बना दिया है। यहाँ तक का क्या कर लो आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है ना। और एक मिनट, यहाँ तक आप नोट करो, कुछ नहीं था, दोनों मैंने इक्वेशन अलग अलग ली और अलग अलग लेकर के दोनों को क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब देखो इस लॉग की जगह अगर मैं ये वाला लॉग लिखूं तो क्या लिखूंगा, के डैश अपॉन के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई ए माइनस ई ए 1। ई ए 1 क्या है, ये क्या है, ई ए 1। ई ए 1 क्या है बोलो, ये है मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालिस्ट। नीचे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये लॉग लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 2.303। क्या मैं इस 2.303 को इधर ही ले जाऊं तो यहीं लिख दूं मैं 2.303 आर टी। बेटा एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, नहीं तो मैं एक स्टेप आप लोगों का और बढ़ा देता। यहाँ पे लिखता 2.303 लॉग के डैश अपॉन के इक्वल टू ई ए माइनस ई 1 अपॉन आर टी, फिर इस 2.303 को इधर लेकर के आता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये मुझे डायरेक्ट ऐड करना है। जब भी कभी कैटलिस्ट होता है ना तो मुझे ये तो विद कैटलिस्ट का है और ये विदाउट कैटलिस्ट का है, ये विद कैटलिस्ट की है, ये विदाउट कैटलिस्ट की है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो क्या नाम है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर कोई कहे कि आपको कि आपके पास दो रिएक्शन है, एक विद कैटलिस्ट है, एक विदाउट कैटलिस्ट है, तो जो विद कैटलिस्ट है और विदाउट कैटलिस्ट है तो कहे कि दोनों का रेट मुझे सेम करना है, तो ध्यान रखना है जिस रिएक्शन में कैटालिस्ट होगा उसका टेम्परेचर मुझे डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें आपने कैटालिस्ट डाल दिया ना उसका रेट तो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और मैंने कहा कि दोनों का मुझे सेम करना है रेट, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके टेम्परेचर को डाउन करूँगा। कौन से के टेम्परेचर को डाउन करूँगा, जिसके अंदर कैटालिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और नोट कर लो, इसी के ऊपर है एक क्वेश्चन छोटा सा, तो नोट करो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज
100 kilojule per mole is 100 kilojule per mole, and on addition of catalyst is decreased by या decreases by 20%, decreases by 20% at 27 degree Celsius, 27 degree Celsius, full stop. Calculate how many times, calculate how many times rate of reaction increases, how many times rate of reaction increases. ठीक है ना, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको पता ही यही फॉर्मूला लगना है, और इसमें कोई इस तरह का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, डायरेक्ट यही लगना है, कुछ नहीं कहा है। अगर कभी भी कोई चीज़ परसेंट की दी हुई होती है तो सदा हमें 100 लेनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ई ए का क्या मतलब होता है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, 100 किलोजूल पर मोल मान लूँ। अगर मैं EA1 20% डिक्रीज हुई तो 20 घटा करके क्या लिख दूँ, 80 किलोजूल पर मोल मान लूँ। दोनों चीज़ें सवाल में हमारे पास दे ही रखी हैं। टेम्परेचर कितना दे रखा है, T दे रखा है मेरे पास कितना, 300 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर मुझे आप लोगों को बताना, इसका मतलब T दे रखा है, मुझे करना क्या है यहाँ पे, केवल टेम्परेचर दूसरा नहीं बताना है कि कितना इसका रेट फास्ट है, तो मुझे डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, log ये वाला, log K1 अपॉन K1 क्या है यहाँ पे, K1 मुझे निकालना है, नीचे क्या है K निकालना है मुझे। EA की जगह क्या करूँ, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 2 का मतलब क्या है R किस में ले लिया मैंने, कैलोरी में ले लिया है, या फिर मैं कैलोरी में नहीं उसमें लेऊंगा, मुझे किलो जूल में लेना है, तो 8.3 लिख दिया, इंटू T का मतलब क्या कर दूं 300। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी आएगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज करो हमने इसका जो भी आता है इसको सोल्व करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे log K1 अपॉन K इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया 20, और 20 को इसको हम क्या करेंगे, इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सोल्व करके यहाँ पे जो भी आएगा अपने आप सोल्व कर लेना है इसको, जो भी आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है बेटा, एंटी लॉग लेंगे तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K इज इक्वल टू यहाँ पे कोई भी नंबर्स आ जाएंगे कितने भी, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि K1 इज इक्वल टू जो भी नंबर होगा इज इक्वल टू K। सपोज करो यहाँ पे 10 आ गया तो मैं कह दूंगा कि भाई K1 जो है ना, जब और ये K है, इन दो ये इसमें K जो है ना, K डैश इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ K, 10 टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को 20% घटा देता हूँ तो वो कितने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, इस तरीके से अपने आप लोगों को क्या कर लेनी है, सोल्व। कुछ नहीं, किसी ने कहा कि कितनी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तो मुझे K1 और K2 को निकालना है। ये दोनों दे रखा था, मैंने इन दोनों को निकाल दिया, यहाँ पे ये निकाला, एंटी लॉग लिया तो लॉग खत्म हो गया, इधर वाली जो संख्या थी उसका मैंने एंटी लॉग ले लिया है, एंटी लॉग लेकर के फिर मैंने ये चीज़ें 11th में आपने खूब एंटी लॉग सीखा है, मैंने भी सिखा रखा आपको पहले वाले यूनिट के अंदर भी बहुत अच्छे से, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछना। टेकिंग एंटी लॉग लेकर के मैंने यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, K डैश अपॉन K इज इक्वल टू, सपोज करो 10 आया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा 10, तो कभी तुम लिखो कि सर ये आपने गलती कर दी, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, जो भी आएगा तो यहाँ पे K1 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बता देंगे कि भाई ये रिएक्शन जो है ना, इसके इतने टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेरा जो फोर्थ है ना कैटालिस्ट वो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अगला टॉपिक लिख लो, क्या लिखोगे, मैकेनिज्म ऑफ
रिएक्शन। ये टॉपिक है ना, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज इस लेक्चर में, लेकिन हम देखते हैं कुछ जो भी होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म reaction are classified into, reactions are classified into two categories. Reactions are classified into two categories. Number one है simple reaction, simple reaction, इसका दूसरा नाम भी है एलिमेंट्री रिएक्शन, और ये एक और भी नाम है इसका वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। ये मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका कि सिंपल रिएक्शन क्या होती है, कि वह रिएक्शन जो वन स्टेप होती है। मैंने कहा किसी भी रिएक्शन को देख करके हम यूँ नहीं बता सकते कि ये सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैंने कहा सब एक्सपेरिमेंटल होता है। इनके बारे में पहले भी मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को। और नंबर जो 2 है वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया होगा शायद। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेकंड क्या है, पहला तो है सिंपल रिएक्शन और दूसरा क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लो आप सिंपल रिएक्शन, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे सिंपल रिएक्शन, और उसके आगे लिख लो सिंपल रिएक्शन। तो लिख दो द रिएक्शन विच कंप्लीट इनटू वन स्टेप, रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप आर नोन एज सिंपल रिएक्शन, आर नोन एज simple reaction. This reaction does not any reaction intermediate involve। इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, और इसको वन स्टेप रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। और इसका एक छोटा सा ग्राफ भी अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप बता दोगे कि इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। ये मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। एक ही स्टेप है, अगर 2 स्टेप रिएक्शन होती ना तो ये इस तरीके से हो जाती, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 3 होती तो और कर देते। ये मैंने आपको बता भी दिया है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कोई पूछ ले इनके अंदर कौन सा स्टेप फास्ट होगा, पहले वाला स्टेप फास्ट होगा। ये क्या है स्लो स्टेप है, ठीक है ना। और चलो लिखो आप इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद में लिखो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नीचे लिख लो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन डिफाइंड मोलिकुलरिटी, we can define molecularity of the reaction, we can define molecularity of reaction। ये क्या बात बताने लग रहे हैं कि आप इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हो। तो ये मोलिकुलरिटी क्या होती है, तो आप नीचे लिखो अब मोलिकुलरिटी, अलग से टॉपिक लिखोगे मोलिकुलरिटी। अब सुन लो पहले मोलिकुलरिटी क्या होती है। सिंपल सी चीज़ें लिखना नहीं है, पहले सुन लो। द नंबर ऑफ आयन्स मोलिक्यूल्स विच साइमल्टेनियसली कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट, एक साथ जितने भी मोलिक्यूल्स आपस में टक्कर करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको मोलिकुलरिटी कहते हैं। सपोज करो एक साथ 2 मोलिक्यूल आपस में टक्कर करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है 2 होती है। लेकिन मोलिकुलरिटी केवल और केवल हम सिंपल रिएक्शन में बता सकते हैं। सिंपल रिएक्शन क्या होती है, सिंपल रिएक्शन
कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। हमें क्या पता लगेगा कि एक रिएक्शन में कंप्लीट होता है? इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, किसी रिएक्शन में लिखा हुआ होगा कि ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, तो अगर वो सिंपल रिएक्शन है तो उसके अंदर हम रिएक्टेंट को काउंट कर लेंगे कि मेरे पास सपोज करो दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैं उसकी क्या बोलूँगा, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? 2 है। लेकिन किस में? केवल और केवल सिंपल रिएक्शन में। जैसे मैंने एक सिंपल सा लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A+B गिव्स प्रोडक्ट, और मैंने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल है, कभी यूँ सोचो कि कैसे लिखा, मैंने लिखा एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होती है? अगर मैं मोलिकुलरिटी की बात करूं तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 हुई, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? बाई मोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है ना? मोलिकुलरिटी का मतलब है कि कितने रिएक्टेंट आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैंने लिखा 2A+B और यहाँ पे लिखा मैंने प्रोडक्ट, और मैंने ये कहा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? मोलिकुलरिटी क्या है? 3 है इसकी, मतलब ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रिएक्शन सिंपल होती है तो वो एक स्टेप में होगी, अगर सिंपल रिएक्शन है तो मैं उसकी मोलिकुलरिटी बता सकता हूं। कैसे? उसके रिएक्टेंट काउंट कर लूंगा। अगर 2 रिएक्टेंट है तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन, 3 रिएक्टेंट है तो ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन, 4 रिएक्टेंट है तो टेट्रामोलिकुलर, या उसकी मोलिकुलरिटी क्या लिखूंगा मैं कि 4 है। एक और खास बात कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है, और उसकी मोलिकुलरिटी हम बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की नहीं बता सकते। बता सकते हैं, वो कैसे बताएंगे मैं बताऊंगा। एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम बता सकते हैं। दूसरी बात क्या बताने लग रहा हूं, अगर मुझे पता लग जाए कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो बेटा उसकी मोलिकुलरिटी और उसका ऑर्डर सेम होता है। तो अगर मैं कहूं इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर भी 2 ही है। इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, 3 ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है? मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होता है। तो नीचे एक नोट करके एक लाइन लिखो कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity and order of reaction is same. Molecularity and order of reaction is same. ठीक है ना? अब लिख लिया नोट करके। अब नीचे एक लाइन छोड़ करके लिखो कि क्या कोलिजन जो होता है तो क्या उसकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। ये चीजें हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ी है, तो एक कुछ 2-3 बातें और लिख लो आप। देखो, कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, collision in proper orientation with sufficient energy and on the basis of molecularity the reactions are classified into फॉलोइंग। नीचे लिखो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, कोमा बाईमोलिकुलर रिएक्शन, कोमा ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन, ईटीसी। ठीक है ना? और अब कुछ पॉइंट्स लिख लो इसके अंदर। नीचे लिखो, आपको यह पता है कि ऑर्डर जो है ना 0 हो सकता है। क्या मोलिकुलरिटी कभी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। जब मोलिक्यूल ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो ये एक पॉइंट लिख लो नीचे, मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। It cannot be 0, negative
और इन फ्रैक्शन, न कभी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में होता है, न नेगेटिव होता है, न जीरो होता है, ऑर्डर हो सकता है, ठीक है ना, ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन और जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट एक और लिख लो, मोलिकुलरिटी से संबंधित है, रिएक्शन हैविंग मोलिकुलरिटी, रिएक्शन हैविंग मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 आर वेरी रेयर। ये मैं आपको सिखाता हूं कि मोलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा बहुत कम मिलती है। मैं आपको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, सपोज करो ये मेरे पास कोई कार है, ये इधर आने लग रही है, ये कार है इधर आने लग रही है, दोनों का कोलिजन होता है। सोचना है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। ऐसे दोनों में एक एक ड्राइवर है, जब कोलिजन होगा तो दोनों ड्राइवर मरेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, जब दोनों की खूब स्पीड होगी तो पॉसिबिलिटी दोनों के ड्राइवर की मरने की है, बिल्कुल है। इसका मतलब मोलिकुलरिटी 2 हो सकती है। लेकिन अगर कहीं पर इस तरीके से 3 गाड़ियां एक साथ टकराने लग रही है तो हो सकता है 2 के ड्राइवर मर जाए, तीसरा रह जाए, तो कोई पॉसिबिलिटी कम है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के ड्राइवर मर जाए तो प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब मोलिकुलरिटी 3 भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है कि वो 4 गाड़ियां एक साथ टकराएं और चारों के ड्राइवर एक साथ मरें, ऐसा बहुत कम होगा। तो मतलब अगर इससे जितनी ज़्यादा और मोलिकुलर और गाड़ियां आएंगी ना तो उनके ड्राइवर मरे, ये कम पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो मोलिकुलरिटी होती है ना वो 3 से ज़्यादा बहुत रेयर रिएक्शंस की होती है और 4 से ज़्यादा होगी नहीं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद में एक पॉइंट और लिख लो, आप लिखो सिंस, इसी के नीचे लिख लो, सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन, सिंस सिंपल रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप so that will be RDS, RDS का क्या मतलब होता है? मैंने कहा वाई स्टेप क्या होता है? RDS होता है। एक ही स्टेप होगा और वाई स्टेप क्या होगा? RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये लिख दिया मैंने RDS। सो इसी के बाद लिखो सो, वही RDS होता है रेट को डिटरमाइन करने वाला। सो मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम, लिखवा दिया था मैंने, फिर दोबारा लिख लो, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर आर सेम, ठीक है ना। नीचे 1-2 पॉइंट लिख लो, इसमें मैं एक चीज़ और लिख लो, H2 + I2 गिव्स 2HI, ठीक है ना। मैं कहूं कि ये रिएक्शन सिंपल है, आप लोगों को क्या कहूं कि ये रिएक्शन सिंपल, मैं नहीं बताने लग रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखी हुई है और उसी के आधार पे मैं बताने लग रहा हूं। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हुई? 2। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर भी क्या हुआ? 2। अगर मैं इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या होगा? H2 की पावर 1 और यहाँ पे लिखा मैंने I2 की पावर 1। ये कैसे बता दिया मैंने? क्योंकि मेरे पास जो रिएक्शन है ना वो सिंपल है, ठीक है ना। और इसी तरीके से ए और बी का एग्जाम्पल लेकर के मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में एक छोटी सी बात और, अगर किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिंपल नहीं रहेगी। बात तो सिंपल है। अगर सपोज करो एक इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसी रिएक्शन से मैं एक रिएक्शन बताने लग रहा हूँ यहाँ पे, 2H2 + 2I2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4HI। अब ये रिएक्शन है ना नॉट सिंपल, अब ये रिएक्शन क्या नहीं है? सिंपल नहीं है, ठीक है ना। तो आप नीचे नोट करके लिखो, व्हेन ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर, व्हेन ए रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर then
दैट रिएक्शन विल नॉट बी सिंपल, दैट रिएक्शन विल नॉट बी सिंपल। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सिंपल रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन अपनी किताब में से देख करके कर लेना है क्या कि, और इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये करना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। सिंपल सा बता दोगे, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता, ऑर्डर 0 हो सकता है, मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती। ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है ना। ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता, मोलिकुलरिटी भी नहीं हो सकती ऑर्डर तो। और मोलिकुलरिटी जो है ना एक सिंपल रिएक्शन की निकाल सकते हैं, ऑर्डर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, दोनों की डेफिनेशन बता देंगे। और उसके बाद में लिखो दूसरी लिख लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म में ये मैंने आपको पहली रिएक्शन बताई है कि सिंपल रिएक्शन क्या होती है, और दूसरी क्या लिखोगे आप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना। ये लिखा मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना। लिखना स्टार्ट करो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, वह रिएक्शन जिसके अंदर कई स्टेप होते हैं। ठीक है ना। उसको यूँ देख करके हम उसकी तुरंत हिसाब से हम वो मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते क्योंकि उसमें कई स्टेप होते हैं। लेकिन हर जो स्टेप होता है ना, हर स्टेप वो क्या होता है, एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। ठीक है ना। हर स्टेप के एक पहले लिख लो आप, इसके अंदर लिखो द रिएक्शन विच कंप्लीट इन, द रिएक्शन विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप is known as complex reaction, is known as complex reaction। आगे लिखो फुल स्टॉप। complex reaction involve, complex reaction involve reaction intermediates। मैंने कहा था ना एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है ना। तो लिखोगे, क्या लिखा आपने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फुल स्टॉप। आगे लिखो डिटेल स्टेप बाय स्टेप, डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये बताया गया है कई स्टेप होते हैं, इंटरमीडिएट शामिल होता है, और उनके स्टेप टू स्टेप लिखना कि पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, स्टेप टू स्टेप लिखना क्या कहलाता है, उसका मैकेनिज्म कहलाता है। किसका, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। जैसे मैं आपको एक ग्राफ के द्वारा बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास इस तरीके से आपको बताता हूँ। ओके भाई, ये मेरे पास कोई ए है, ठीक है ना, और यहाँ पे इस तरीके से सपोज करो मैंने यहाँ पे ये बना दिया, बी बनाया है, ठीक है ना। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, सपोज करो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, और यहाँ पे सी बन गया, यहाँ पे डी बन गया, ये टी एस सेकेंड है, और ये मेरे पास टी एस थर्ड है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक सिंपल सी बात बताने लग रहा हूँ कि ये मेरे पास जो रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और यहाँ ये मेरे पास इस प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। अब देखो मुझे बनाना क्या है, हकीकत में करना क्या है, मुझे ए से मुझे, आप ये चीज़ें नीचे लिख लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए से मुझे बी बनाना है, ठीक है ना। तो ए मेरा रिएक्टेंट है, बी मेरा प्रोडक्ट है, और सी और डी क्या है, सी एंड डी आर इंटरमीडिएट, ये मेरे क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। ये मेरे क्या है, इंटरमीडिएट है। अब देखो, अगर ये रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म अगर बताता हूँ आपको, इस रिएक्शन का, सपोज करो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बना देता हूँ, मैकेनिज्म बनाऊंगा। देखो ए से क्या बना, सी, सी बन गया, सी से क्या बना, डी, फिर डी से क्या बना, देखा जाए तो बी। अब देखो सी से सी कट गया, डी से डी कट गया,
मेरे पास बना क्या, ए से बी। इसका मतलब जो इंटरमीडिएट होता है ना वो रिएक्शन के अंदर ही उत्पन्न होता है और रिएक्शन के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो हकीकत में देखा जाए तो देखो ये इंटरमीडिएट है, ये मेरा यहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप ये लिख दो कि इंटरमीडिएट, यहाँ पे इतना नोट करके यहाँ पे साइड में एक छोटी सी लाइन लिख लो, इंटरमीडिएट डज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट, ये बात लिख लो आप, डज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये लिखने के बाद यहां से कुछ लिखना भी स्टार्ट करो, नीचे भी लिखना स्टार्ट कर लो आप, ठीक है ना। इसका लिखने के बाद लिखो डिफरेंट स्टेप ऑफ रिएक्शन हैज, डिफरेंट स्टेप ऑफ रिएक्शन हैज डिफरेंट ऑर्डर। अलग अलग स्टेप है, अलग अलग ऑर्डर है, अलग अलग मोलिकुलरिटी है, क्योंकि प्रत्येक स्टेप, सुन लो पहले, जैसे ये स्टेप है खुद में अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी एलिमेंट्री स्टेप है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है 1, इसकी भी कितनी है 1, क्यों, क्योंकि ये खुद एलिमेंट्री होती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें कई स्टेप होते हैं, लेकिन हर स्टेप एलिमेंट्री होता है। तो हर स्टेप अगर एलिमेंट्री है तो प्रत्येक स्टेप का तो मैं क्या बता सकता हूं, ऑर्डर भी बता सकता हूं और मोलिकुलरिटी भी बता सकता हूं, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर लिखो कि डिफरेंट स्टेप रिएक्शन हैज डिफरेंट ऑर्डर एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज RDS, स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज RDS। लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा ये चीजें, एक लाइन छोड़ करके लिखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, दे फॉर्म आफ्टर रिएक्शन, they form after reaction is started and destroy before the reaction। रिएक्शन से पहले खत्म हो जाता है, रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले खत्म हो जाता है, एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, फुल स्टॉप। So they cannot be appear, so they cannot be appear in rate law expression, in rate law expression। जैसे ये भी आपको बता देता हूं, सपोज करो ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, तो ये मेरे पास 2 स्टेप रिएक्शन है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड। कोई पूछे कि रेट कौन सा स्टेप डिटरमाइन करेगा, तो आप कहोगे जो स्लो स्टेप होता है। तो स्लो कौन सा है, ये है, तो ये मेरा कौन सा है, स्लोवेस्ट स्टेप है। और स्लोवेस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। और ये RDS किस तरीके से है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैं 2-4 बातें आपको उसी ग्राफ से रिलेटेड बताता हूँ, जो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, तो उसी ग्राफ को मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ, आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा ग्राफ था, यहाँ पे A था, ये B बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, A, यहाँ पे C था, यहाँ पे D था, और यहाँ पे क्या था, मेरा B था, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं A से और यहाँ तक की जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास ये है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक, यहाँ से देखेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ पे इसकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसकी ये एक्टिवेशन, ये इतने स्टेप है। हर स्टेप का मेरे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने दे रखी है। और ये जो है ना, ये मेरे पास ये भी एनर्जी है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे, इसको डेल्टा H कहते हैं। देखो
अगर इस रिएक्शन को मैं यहाँ तक मानता हूँ तो ये भी क्या है इसका, इस रिएक्शन का डेल्टा एच है, ये इसका डेल्टा एच है, ये इसका डेल्टा एच है। अलग अलग स्टेप का मैंने डेल्टा एच बना दिया है। कैसे, मैं लिख देता हूँ। अगर मैं ए से सी पे गया, ठीक है, तो एक्टिवेशन यहाँ पे मैं स्मॉल ए कर देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल सी कर देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल डी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ए, समझे, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है केवल ए से सी तक की, ठीक है ना। और डेल्टा एच मेरा क्या हुआ, अगर देखा जाए इसमें डेल्टा एच क्या है मेरा, ये वाला है। यहाँ पे इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, इसको डी नाम दे देता हूँ, इसको मैं कैपिटल बी, तो ये मेरा पास क्या हुआ सी। डेल्टा एच इज सी और एक्टिवेशन एनर्जी इज ए। कहाँ से स्टेप, ए से लेकर के सी तक का। अगर मेरा स्टेप क्या है, सी से और डी का मेरा स्टेप है, ठीक है ना, सी से डी है, तो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यहाँ पे सी, यहाँ से यहाँ तक की मेरी एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या है सी है, और मेरा डेल्टा एच क्या है कैपिटल डी है, ये मेरा कैपिटल डी है, ठीक है ना। इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल डी और इसको मैं क्या बोल देता हूँ कैपिटल सी, ठीक है ना। और अगर डी से मैं बी पे जाता हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी तो मेरी क्या होगी स्मॉल डी, और डेल्टा एच मेरा क्या हो गया, ये वाला मेरा डेल्टा एच है, इसको मैं क्या बोल दूँ कैपिटल बी बोल देता हूँ। क्या बोल, इसमें क्या बोला मैंने कैपिटल, हाँ कैपिटल बी। हर स्टेप का मैंने अलग अलग लिख दिया है। ए से सी पे गए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है डेल्टा एच, सी से डी पे गए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है डेल्टा एच, डी से बी पे गए तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है डेल्टा एच, समझ गए। और अगर ए से बी, अगर मैं डायरेक्ट ए से और बी अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूं तो बीच में क्या होते हैं इंटरमीडिएट, और ये रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं खत्म होते हैं। और एक छोटी सी नीचे लाइन लिख लो, आप नीचे लिखो, पॉइंट बना करके लिख लो, नीचे लिखो, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप is an elementary step. Each step is an elementary step. मैंने कहा जितने भी हैं वो सब के सब एलिमेंट्री स्टेप होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एक एग्जांपल लेकर के बताऊंगा आपको। और दूसरा पॉइंट लिखो, ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल मोलिकुलरिटी ऑफ एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओवरऑल मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, क्यों, हर स्टेप की मोलिकुलरिटी होगी, तो हम ओवरऑल कैसे बताएं। फिर इस रिएक्शन की कैसे बताएं हम, रिएक्शन की मोलिकुलरिटी जो आरडीएस होता है, सबसे स्लो स्टेप होता है, उसकी मोलिकुलरिटी ही मेरी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी, उस स्टेप का ऑर्डर ही मेरा ऑर्डर होगा, तभी तो उस स्लोएस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इसकी कोई ओवरऑल मोलिकुलरिटी नहीं होती। आगे लिखो, वी कैन डिफाइंड मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप सेपरेटली, फुल स्टॉप, बट overall order of any complex reaction, overall order of any complex reaction is only of RDS, ठीक है ना। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, समझाने के लिए एक रिएक्शन लिखता हूं, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, 4NO2 plus O2। देखो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पहली बात तो ये है, अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री होती तो इस रिएक्शन का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी 2 होता, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका मतलब इसके अंदर स्टेप होंगे, उन स्टेप के अंदर, जैसे मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूँ, मैंने ये बात लिखवा दी कि जो मैकेनिज्म क्या होता है, इनके स्टेप का डिस्क्रिप्शन मैकेनिज्म होता है। तो इसका एक N2O5
टूट करके क्या बनाता है, NO2 बनाता है प्लस NO3 बनाता है। और ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। और ये स्टेप जो है ना, ये स्लो स्टेप है। ये मैंने नहीं कहा देख करके स्लो स्टेप है, ये एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है, उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया है स्लो रिएक्शन है। अब दूसरा क्या है इसका स्टेप, देखो इसमें 2 है तो दूसरा N2O5 आया, इसने इस NO3 के साथ रिएक्शन करी और प्रोडक्ट में क्या बना दिया, 3NO2 प्लस O2। दिस इज सेकंड स्टेप, ठीक है ना। और ये मेरा फास्ट स्टेप है, ठीक है ना। ये मेरा कौन सा है, फास्ट स्टेप है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे NO3 यहाँ पे बना, यहाँ पे NO3 कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, NO3 मेरा क्या है, इंटरमीडिएट है। अब देखो मैंने जोड़ दिया, एक NO2 और एक N2O5 क्या हो गया, 2N2O5 गिव्स क्या बन गया, 4NO2 प्लस O2। लेकिन NO3 जो है ना, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले खत्म हो चुका, इसलिए NO3 इज इंटरमीडिएट। अब देखो इसमें 2 स्टेप हो गए इस मैकेनिज्म में। ये पहला जो स्टेप है ना, ये खुद में एक एलिमेंट्री स्टेप है, दूसरा क्या है, खुद में एक एलिमेंट्री स्टेप है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस स्टेप की मोलिकुलरिटी बताओ तो 1 है, इस स्टेप का ऑर्डर बताओ तो 1 है, इस स्टेप की मोलिकुलरिटी बताओ तो 2 है, इस स्टेप का ऑर्डर बताओ तो 2 है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री होता है। और अगर ये कहा जाए कि भाई इस रिएक्शन की आप मोलिकुलरिटी बताओ, तो मैंने ये कहा, ये आप लोगों को लिखवाया कि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसकी मोलिकुलरिटी और उसका ऑर्डर RDS डिफाइन करता है। इसका मतलब इन दोनों में RDS कौन सा है, स्लो स्टेप होता है। तो ये मेरा क्या है, RDS है। तो RDS जो है ना, उसकी जो मोलिकुलरिटी होती है ना, उसका जो ऑर्डर होता है ना, वही मेरी रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा RDS क्या है, ये वाला RDS है, ये वाला क्या है, मेरा RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी देखूंगा तो कितनी है, 1 है, ऑर्डर भी कितना है, 1 है। और इसको अगर वैसे देख रहे थे हमें तो हमें 2 दिखाई देने लग रहा था। ये जो है ना, आप नोट कर लें, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैंने क्या बताया आपको, मैकेनिज्म बताया है, इस तरीके से होता है। और हकीकत में अगर देखा जाए कि ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है ना, नहीं, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्यों होता है, ये मैंने एक पहले भी किसी लेक्चर में आप लोगों को बताया कि अगर कोई साइकिल बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें अगर सपोज करो पैडल बनाने वाला सबसे धीरे काम करने लग रहा है, तो साइकिल बनकर के बाहर तभी आएंगी जब मेरे पास पैडल आ जाएंगे। और पैडल बनाने वाले के ऊपर ही पूरी साइकिल बनाने की फैक्ट्री जो है ना, वो क्या करती है, उसका रेट डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इसके बाद में अब मुझे ये बताना है, अभी यो नहीं है, बोर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में RDS कैसे निकाला जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बचा है। और इसका मैं 3 तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहला बताऊंगा कि जब मुझे किसी रिएक्शन में RDS लिखा हुआ हो तो मैं कैसे बताऊंगा, जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, ये मेरे पास रिएक्शन है, इसके अंदर RDS दिया हुआ था। अगर RDS दिया हुआ है तो मैं तुरंत बता दूंगा, इसका मतलब मैं उसका मैकेनिज्म सिखा दूंगा आपको कैसे दिया जाता है। दूसरा मेरा स्टेप रहेगा, RDS दे रखा है लेकिन उस RDS में इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट है, समझ गए ना, यहाँ पे इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो 2 मैकेनिज्म हो गए। पहला मैकेनिज्म तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि अगर किसी रिएक्शन का RDS लिखा हुआ हो लेकिन उस RDS में इंटरमीडिएट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कैसे बताएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर किसी भी रिएक्शन में RDS दे रखा है लेकिन उस RDS में इंटरमीडिएट दिया हुआ है तो मैं अलग तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि मोलिकुलरिटी कैसे निकाली जाती है। और तीसरा क्या है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का RDS ही नहीं दे रखा है
तो किस तरीके से उसकी मोलिकुलरिटी निकाली जाएगी वो मैं तुम्हारा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप लोगों को बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कैसे निकालते हैं उसके मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं। व्हेन द आरडीएस इज गिवन बट नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरमीडिएट। दूसरा क्या है, आरडीएस इज गिवन बट इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व। तीसरा क्या है, देर इज नो RDS given, तो हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी डिटरमाइन द मोलिकुलरिटी ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए आप वेट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। थैंक यू।